सामने आकर दे रहे हैं और वो बयान तब दे रहे हैं जब जेपी नड्डा के साथ नीतीश कुमार की कुछ ही पल में मीटिंग होने वाली है। और उससे पहले आकर निशांत कुमार ये कहते हैं कि अब सीएम फेस को लेकर एनडीए को अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए। और ये साफ है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ही निशांत कुमार को कहा कि ऐसा बयान आपको जाकर देना है। अब निशांत कुमार ने जो कहा उसका जवाब दिलीप जायसवाल की तरफ से आया है, यानी दोनों की तरफ से बयानबाजी चल रही है। और लेकिन ये जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा पेचीदा होती जा रही है और इन सब के बीच में तेजस्वी यादव का बयान आना और एक बार फिर निशांत कुमार को यह कहना कि आपको राजनीति में आ जाना चाहिए, ये कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव क्यों निशांत कुमार को एंट्री करने के लिए बार बार बोल रहे हैं। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम तेजस्वी यादव का वो बयान सुनेंगे जिसमें उन्होंने निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री करने के लिए कहा है। क्या कुछ बोले हैं सुन लेते हैं। इस बार आप लोग थोड़ा बढ़ा दीजिए निशान। पहले तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब कहने की भी जरूरत पड़ रही है। हमने तो निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है, जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। अगर निशांत आ जाएंगे तो पार्टी बच जाएगी, नहीं तो कुछ संभावनाएं रहेंगी कि शायद बच जाए। वो तो निशांत कैसा काम करेंगे पार्टी के लिए वो होगा। हम लोग भी राजनीति में, तो हमारे माता पिता या परिवार के लोग थोड़ी बोले कि आज जाओ राजनीति में। जरूरत हुई लोगों को, बिहार के लोगों को, हमारे वोटर्स को, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं ने कहा कि नहीं आना चाहिए, हम आए। जी, तो यहाँ अभी हम तेजस्वी यादव को सुन रहे थे अमलेंदु जी, और यहाँ उनका ये बार बार, मतलब ये पहली बार नहीं है, वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि निशांत कुमार को आ जाना चाहिए राजनीति में, क्योंकि इससे बीजेपी का जो सपना है कि जेडीयू को खत्म करने का जो सपना सजा रही है बीजेपी, क्योंकि नीतीश कुमार को साइडलाइन करने के फिराक में लगी हुई है। और अगर पार्टी के पास अभी कोई चेहरा नहीं है, अगर नीतीश कुमार साइड हो जाएंगे तो जेडीयू पूरी तरह से बिखर जाएगी। और बीजेपी ने जिस तरह से अभी मंत्रिमंडल विस्तार किया है, इससे इस बात के संकेत भी मिले हैं कि कहीं ना कहीं उसने सहयोगियों को यह मैसेज देने की कोशिश की है कि आप बीजेपी में आइए और मंत्री पद लीजिए, क्योंकि जो भी 7 मंत्री बनाए गए हैं बीजेपी कोटे से, वो सभी के सभी 7 मंत्री कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों से ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में वही हम सम्राट चौधरी की ही अगर बात कर लेते हैं, जो डिप्टी सीएम बने आज बैठे हैं, वो भी बीजेपी के नहीं है, वो भी किसी और पार्टी से आए हैं। तो कहीं ना कहीं क्या जेडीयू को तोड़कर ये जो प्लानिंग बीजेपी दिमाग में चल रही है कि जब विधानसभा चुनाव हो उससे पहले वो जेडीयू में बिखराव करवा दे, जेडीयू को तोड़ के पूरी जेडीयू को अपने साथ मिलवा ले, और इसीलिए नीतीश कुमार की कोई भी शर्त नहीं मानी जा रही है, कोई बात नहीं मानी जा रही है, और इसी सबको भांपते हुए कहीं ना कहीं निशांत कुमार को आगे लाया गया है ताकि उन्हें उत्तराधिकारी बनाया जा सके। यानी नीतीश कुमार एक तरह से ये मैसेज देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि मेरे बिना पार्टी अधूरी नहीं है, मतलब मेरे साथ मैंने अब आगे की प्लानिंग भी कर ली है। और इन सब के बीच में तेजस्वी का बार बार ये दोहराना कि निशांत कुमार को आ जाना चाहिए, राजनीति करनी चाहिए, क्या कुछ लगता है आपको? क्योंकि एक बड़ा सवाल अमलेंदु जी यहाँ पर ये है कि निशांत कुमार अगर राजनीति में एंट्री करते हैं और वो एनडीए की तरफ से ही चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो वो एक बड़ी चुनौती खुद तेजस्वी यादव के लिए होंगे। बावजूद इसके तेजस्वी यादव का उनको इस तरह से बार बार आमंत्रण देना कि आप आइए और कमान संभालिए, क्या लगता है आपको इसके पीछे की क्या रणनीति हो सकती है? देखिए अंशिता, एक तो निशांत कुमार अगर राजनीति में आते हैं और जेडीयू की और नीतीश कुमार की विरासत को संभालते हैं, तो ये आरजेडी के लिए चैलेंज तो होगा कि वो उनके सामने एक प्रतिद्वंदी उनकी ही, मतलब पुराना जो है वो फिर सामने होगा, पार्टी खड़ी होगी। लेकिन इस चैलेंज से बढ़कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि हमारा नुकसान कौन सा ज़्यादा बड़ा है और कौन सा हमको ज़्यादा लाभ ज़्यादा है। तो तेजस्वी यादव जो सलाह दे रहे हैं वो नीतीश कुमार के फायदे की भी है और भारतीय जनता पार्टी के नुकसान की भी है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से दलों में तोड़फोड़ करती है, खासतौर से क्षेत्रीय दल होते हैं, जो व्यक्ति आधारित दल होते हैं, उनमें तोड़फोड़ करती है, उनमें ऐसी परिस्थितियां पैदा करती है कि वहां टूट फूट हो जाए, वो दल समाप्त हो जाए, फिर भारतीय जनता पार्टी उन दलों पर कब्जा कर सके। तो उसको देखते हुए तेजस्वी यादव की यह सलाह है कि निशांत कुमार राजनीति में आए और आकर नीतीश कुमार की विरासत को संभाले। जो उन्होंने एक और बात कही, जो कहा कि ये शरद यादव जी की बनाई हुई पार्टी है। आपको याद होगा अंशिता कि पहले ये जनता दल यू जो था, ये पहले बनी थी समता पार्टी,
और समता पार्टी से फिर ये परिवर्तित हुई जनता दल यू में। तो ये जो जनता दल यू में परिवर्तित हुई, तो ये शरद यादव ही इसके सबसे पहले जो थे वो अध्यक्ष बने थे। तो ये कहा जा रहा है कि उन्हीं की बनाई हुई पार्टियां, हालांकि फिर बाद में शरद यादव निकाले गए एक तरीके से जनता दल यू से, और अनवर अली साथ साथ निकाले गए, फिर बंगला छीनने की बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन जिस तरीके से ये पार्टी है और इसको लेकर अगर बचती है पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का वो मंसूबा ध्वस्त हो जाएगा कि नीतीश कुमार की पार्टी पर कब्जा किया जा सके। नीतीश कुमार इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो गोटे बैठा रही है, वो गोटे इसी तरीके से बैठाई जा रही है कि किसी भी तरीके से जनता दल यू पर कब्जा किया जा सके, अपने लोगों को वहां बैठाया जा सके, और नीतीश कुमार की पार्टी उनके मतदाता समेत जो है वो उस पर कब्जा किया जा सके। लेकिन नीतीश कुमार ने उसके लिए चाल चल दी है, और तेजस्वी यादव ये सलाह दें या ना दें, नीतीश कुमार खुद जानते हैं कि यही उनके लिए बेहतर विकल्प होगा कि निशांत कुमार राजनीति में आए और उनकी विरासत को संभालें, अगर उन्हें अपनी पार्टी बचाकर रखनी है और आगे राजनीति करनी है। बहुत जैसे कहा उन्होंने कि भाई मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, आगे क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, पार्टी चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, तो ये उनकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है निशांत कुमार की। जाहिर सी बात है, तेजस्वी ने जिस तरीके से आरजेडी को संभाला है, तो उनकी क्षमता है राजनीति करने की, तभी तो संभाला है उन्होंने, वरना तमाम लोग जो है पार्टियां संभाल लेती हैं फिर नहीं चल पाती हैं। हमने देखा है तो तमाम पार्टियां किस तरीके से टूटी हैं, किसी की पत्नी ने संभाली, किसी के बच्चे ने संभाली, और फिर वो खत्म हो जाती हैं पार्टियां। तो अब ये जिस तरीके से तेजस्वी ने संभाला है, क्या निशांत कुमार उस तरीके से संभाल पाएंगे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा जो है वो ध्वस्त हो जाएगा, ये जो है वो तेजस्वी यादव का ये मानना है, मतलब उनका फोकस सिर्फ इस बात पर है कि कैसे अभी बीजेपी का जो मंसूबा है उसे ध्वस्त किया जाए। और इसके अलावा दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जिस तरह से सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की कोशिश की अभी निशांत कुमार का जो पिछला बयान आया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि लालू यादव तो हमारे अंकल हैं, जबकि पीएम मोदी सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि वो भी गठबंधन में, यानी अगर गठबंधन टूट जाएगा तो उन्हें पीएम मोदी से कोई लगाव नहीं है, वो उनकी पसंद नहीं है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कमिटमेंट, पॉलिटिकल रिलेशन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि निशांत के सहारे से एक बार फिर नीतीश कुमार को यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि हमारे साथ हाथ मिलाइए और अपनी पार्टी को भी बचाइए, और आप जिस तरह से बीजेपी खत्म करने की कोशिश कर रही है या हावी होने की कोशिश कर रही है, उनके उन मंसूबों को खत्म भी कीजिए। तो यहाँ पर लगातार जो एक के बाद एक चीजें निकल कर आ रही हैं। बिहार में इस समय सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव है, और सिर्फ इस पूरे साल में अब दिल्ली के बाद, जो क्योंकि दिल्ली में चुनाव हो चुके हैं, और अब बिहार पर ही सभी का फोकस है, क्योंकि इस साल और कोई चुनाव नहीं है। ऐसे में ये भी चर्चा चल रही थी पिछले दिनों कि समय से पहले बीजेपी चुनाव करा सकती है, क्योंकि बीजेपी को अब इंडिया गठबंधन की मजबूती से डर लग रहा है, इसलिए वो चाहती है कि इंडिया गठबंधन को समय ना मिले। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी पहुंचे बिहार पहुंचने के बाद नीतीश कुमार से उनकी कुछ बात हुई, बात होने के बाद जिस तरह से जेपी नड्डा अचानक से पटना पहुंचे, पटना पहुंचकर उन्होंने दिलीप जायसवाल का जिस तरह से इस्तीफा आया, इस्तीफा आने के बाद नीतीश कुमार के साथ कहीं ना कहीं बैठक हुई, उसमें क्या चर्चा हुई इस पर साफ मोहर नहीं लग पाई, ये बात क्लियर नहीं हो पाई। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की जब चर्चा होने लगी, जिस तरह से खबर आई, उसने कई सवाल खड़े कर दिए थे कि आखिर इसमें किसको जगह दी जाएगी, क्या जीतन राम मांझी को इसमें संभाला जाएगा, क्या उन्हें साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जीतन राम मांझी लगातार मंत्री पद की डिमांड कर रहे थे। लेकिन यहां पर लगातार एक तरह से कहें कि सहयोगियों के जो मांगे हैं उनको झटका देती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। जीतन राम मांझी की अगर हम बात करें अमलेंदु जी, तो उनको मंत्री पद तो नहीं दिया, उल्टा जो उनके बेटे के पास 3 विभाग थे उसमें से 2 वापस और ले लिए, अब सिर्फ उनके पास 1 विभाग है। तो लगातार इस तरह से सहयोगियों को झटका देना, सहयोगियों पर दबाव बनाना, जबकि लोकसभा चुनाव के बाद से ये देखा जा रहा था कि बीजेपी सहयोगियों के दबाव में है। लेकिन लगातार जो ये 3 चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव, चाहे वो हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, तीनों में जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, वो एक बार फिर सहयोगियों पर हावी होने की कोशिश कर रही है। तो क्या कुछ लगता है आपको कि क्या ये जो बीजेपी की कोशिश है इसमें उसको कामयाबी मिलेगी, या फिर जो सारे सहयोगी हैं वो एकजुट होकर महागठबंधन से हाथ मिलाकर बीजेपी को करारा झटका दे देंगे? देखिए अंशिता, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर सहयोगी के साथ इसी तरीके का व्यवहार करती है। वो चाहे जेडीयू को पहले तोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब बीजेपी का साथ छोड़ा था और महागठबंधन में आए थे, तो उसमें यही कहा था, जैसा कि तेजस्वी यादव का कहना है कि आए थे, कहा था कि हमारी पार्टी तोड़ी जा रही है, तो हम लोगों ने उनकी मदद की थी, उनकी पार्टी बचाई थी। तो उस समय उनकी पार्टी तोड़ी जा रही थी, उस समय तो तेजस्वी यादव ने या लालू प्रसाद यादव ने या राबड़ी
राबड़ी देवी ने सरकार बचा ली थी, उनकी पार्टी बचा ली थी, ये समझा जा सकता है। लेकिन अब अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा होती है कि उनकी पार्टी टूट रही है, उसको बचाया जा रहा है, मतलब कौन बचाएगा, तो अब निशांत कुमार ही बचा सकते हैं। ये साफ संकेत तेजस्वी यादव ने दे दिया है कि अब हम आपकी पार्टी नहीं बचाएंगे, ये दे दिया है। यानी कि अब आपको मुख्यमंत्री बनाए रखें और आपको चेहरे पे हम चुनाव लें, ये अब नहीं होगा। ये साफ संकेत इधर से मिल गया है। तो आपको अगर अपनी पार्टी बचानी है तो आपको निशांत कुमार को आगे करना होगा। अपनी पार्टी बचाने का जिम्मा अब आपका खुद का, वरना भारतीय जनता पार्टी की पहले भी निगाहें रही आपकी पार्टी को हजम करने की, और वो फिर इस पर काम कर रही है, तो वो इस पर निश्चित तौर पर काम करेगी। इधर आपने जीतन राम मांझी का सवाल उठाया अंशिता, जीतन राम मांझी काफी ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी के बेटे से जिस तरीके से विभाग छीने गए हैं, अब वो चाहते थे कि एक मंत्री और मिले, तो वो उनको नहीं दिया गया। 7 जो थे मंत्री बनाए गए, वो सबके सब भारतीय जनता पार्टी के। अब यहाँ सवाल ये भी उठा है अंशिता कि अगर एनडीए एकजुट होकर चुनाव में जा रहा है, और उस एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी भी है, उस एनडीए में जीतन राम मांझी की पार्टी भी है, उस एनडीए में पशुपतिनाथ पारस की पार्टी भी है, उस एनडीए में जो रालोसपा जो उनकी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो भी है, और नीतीश कुमार की पार्टी भी है। तो ये 7 जो मंत्री बनाए गए, तो इनमें इन दलों को कोई स्थान क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि अभी 6 महीने के अंदर कोई चुनाव जीत कर आने की बाध्यता नहीं है, और 6 महीने में चुनाव हो जाने हैं। तो यानी जो भी मंत्री बनता वो बिना विधायक बने हुए मंत्री रह सकता था 6 महीने। तो ऐसे में आप ये संकेत देने के लिए कि एनडीए एकजुट है और आप एक साथ जा रहे हैं चुनाव में, आप इन दलों का एक एक मंत्री बना सकते थे, भले ही आप राज्य मंत्री बनाते ही कर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतनी भी शिष्टता नहीं दिखाई। एक संकेत साफ दे दिया अपने सहयोगी दलों को कि हम वही करेंगे जो हमने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया, तो वो यहां भी वो अपने सहयोगी के साथ करेगी। तो यही संकेत लगातार मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पर अपने सहयोगियों को यह संकेत दे रही है कि हम आपके साथ यही बर्ताव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उनका आज का वक्तव्य यह कहना कि हम चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा यह पार्टी का संसदीय दल तय करेगा। तो पार्टी का संसदीय दल क्यों तय करेगा? अगर आप नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए संयुक्त रूप से जा रहा है, तो मुख्यमंत्री तो एनडीए तय करेगा। अगर पार्टी का संसदीय दल ही तय करता है, तो नरेंद्र मोदी को पार्टी के संसदीय दल ने अभी तक प्रधानमंत्री का क्यों नहीं तय किया? वो तो एनडीए ने चुना है उनको। पार्टी के संसद मतलब बीजेपी संसदीय दल के नेता तो आज भी नहीं चुने गए हैं नरेंद्र मोदी लोकसभा में, तो फिर वहां क्यों नहीं किया है? तो यहां आप क्यों? तो यानी ये साफ तौर पर संकेत दे दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी वही करेगी अगर सरकार बनती है जो एकनाथ शिंदे के साथ किया गया। बनती है नहीं बनती है वो एक बात का मसला है, लेकिन संकेत अभी से जो है ये नीतीश कुमार को दे दिए गए हैं और अपने सहयोगियों को भी दे दिए गए हैं कि यही किया जाएगा चुनाव के बाद, और चुनाव से पहले इसी तरीके से आपको सीटें कम दी जाएंगी। ये संकेत साफ तौर पर दे दिए हैं। जी बिल्कुल। और तेजस्वी यादव जिस तरह से यहाँ पर एनडीए के अंदर जो बगावत देखने को मिल रही है अंदर खाने से, अभी खुलकर भले ही नीतीश कुमार कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों लगातार उन्होंने कई कार्यक्रमों से दूरी बनाई। पीएम मोदी से मुलाकात नहीं की, जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं की थी। फिर जब पीएम भागलपुर पहुंचने वाले थे तब ये सवाल भी बड़ा खड़ा हुआ था कि आखिर पीएम मोदी से जब वो भागलपुर पहुंचेंगे तो नीतीश कुमार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जगदीप धनखड़ से उन्होंने मुलाकात नहीं की। तो इन सब में यानी एक संकेत मिल रहा था कि एनडीए के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि इधर जीतन राम मांझी भी तल्ख तेवर दिखा रहे थे। लगातार उनका यही कहना था कि इस बार 20 से कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे, एक रोटी है तो सब में बराबर बंटनी चाहिए। उनका निशाना चिराग पासवान पर रहा है। और इन सब के बीच में तेजस्वी यादव का बार बार बयान आना कहीं ना कहीं एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि आग में घी डालने का भी काम कर रहा है। वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को देरी नहीं करनी चाहिए, कोई बड़ा फैसला ले लेना चाहिए। और भी क्या कुछ बोले, एक बयान और हम तेजस्वी यादव का सुन लेते हैं, उस पर आगे फिर चर्चा करेंगे। मजबूरी है, अभी मजबूरी है लाडला कहना, मुख्यमंत्री कहना, उन लोगों की मजबूरी है। हालांकि देखिए नीतीश कुमार जी तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री, तीसरी नंबर की पार्टी है। बिहार की जनता थोड़ी चाहती है इनको मुख्यमंत्री बनाना। ये तो 40 सीट आया इनको केवल। सबसे बड़ी पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल थी, तो बिहार की जनता ने तो पहले ही नकार दिया। हाँ, जोड़ जाड़ गणित वनित करके कभी इधर कभी उधर करके मुख्यमंत्री बने हुए, तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। अब तो उनके बेटे भी कह रहे हैं कि तो पिछले बार थोड़ा कम सीट दे दिए थे, इस बार आप लोग थोड़ा बढ़ा दीजिए निशान। पहले तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब कहने की भी जरूरत पड़ रही है। हमने तो निशान हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है, जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। अगर निशांत आ जाएंगे तो पार्टी बच जाएगी, नहीं तो कुछ संभावनाएं रहेंगी,
कि शायद बच जाए, वो तो निशांत कैसा काम करेंगे पार्टी के लिए वो होगा। हम लोग भी राजनीति में, तो हमारे माता पिता या परिवार के लोग थोड़ी बोले कि आज जाओ राजनीति में। लेकिन आप जरूरत हुई लोगों को, बिहार के लोगों को, हमारे वोटर्स को, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं ने कहा कि नहीं तो अभी हम तेजस्वी यादव को जैसे कि सुन रहे थे, उन्होंने फिर वही बात वो लगातार दोहरा रहे हैं। लगातार हमने ये दूसरा बयान उनका सुना। उनका यही कहना है कि निशांत कुमार को अब राजनीति में आ जाना चाहिए, क्योंकि जनता को जरूरत है नए चेहरों की, नए लोगों की। लेकिन जाहिर तौर पर इनके बयान का इशारा सिर्फ इसी तरफ है कि आप अपनी पार्टी को बचा लीजिए। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं, और नीतीश कुमार अकेले नहीं संभाल सकते, जेडीयू में बिखराव हो जाएगा, और इसीलिए ये जरूरी है कि परिवार का ही कोई सदस्य आकर कमान संभाले पार्टी की। कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आप ये चाहेंगे कि दूसरे जो लोग आपकी पार्टी के, जो दूसरे समर्थक हैं, दूसरे विधायक हैं, नेता हैं, वो पार्टी बचा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। बीजेपी सबको अपने साथ शामिल कर लेगी और फिर जेडीयू का विलय बीजेपी अपने में करवा लेगी, जैसे कि बीजेपी अपने सहयोगियों को झटका देती रहती है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के लगातार बयान आना, निशांत कुमार की तरफ से भी इस तरह के बयान आना कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ तल्ख तेवर दिखा रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार में कुछ भी ठीक नहीं है और बीजेपी के लिए एक तरह से बहुत बड़ी चुनौतियां आगे आने वाले समय में खड़ी होने वाली है। जब बिहार विधानसभा चुनाव होंगे तो यहाँ इंडिया गठबंधन एकजुट होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको याद होगा जब दिल्ली में जीत मिली थी बीजेपी को, उसके बाद जिस तरह से पीएम ने बीजेपी मुख्यालय से ये बात कही थी कि कांग्रेस अपने सहयोगियों को कमजोर करती है और तेजस्वी यादव को अपनी पार्टी बचा लेनी चाहिए, ये तमाम हमले बोले थे पीएम ने। तब उसके बाद तेजस्वी की तरफ से ही बयान पर पलटवार किया गया था कि ये वो दिल्ली है, ये बिहार है, तो वहां जो वहां हुआ वो यहां नहीं होगा। तो इस तरह से इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है। लगातार राहुल गांधी जा रहे हैं, बार बार वहां पर मुलाकात कर रहे हैं, कांग्रेस भी पूरा समय वहां दे रही है। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि इंडिया गठबंधन में एकजुटता है, लेकिन एनडीए के अंदर बिखराव है और उस बिखराव को करने की भी कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार की जा रही है। यानी जो बीजेपी ने दिल्ली में करके फायदा उठाया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग नहीं होते तो जीत बीजेपी की नहीं होती, वो रणनीति को समझ लिया है तेजस्वी यादव ने और उसी रणनीति का सहारा कहीं ना कहीं बिहार में लिया जा रहा है। क्या कहना है आपका अमरेंद्र जी? बिल्कुल बिल्कुल रिश्ता आपने ठीक कहा कि जो रणनीति इंडिया गठबंधन की दिल्ली में फेल हुई, वो रणनीति बिहार में फेल नहीं होगी और बिहार में एकजुट होकर जाना, ये साफ तौर पर समझ में आ गया है। लेकिन इधर जो तेजस्वी यादव ने एक और बात कही है अंशिता, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उन्होंने जो खुला आरोप जो लगाया है वो उन्होंने कहा है कि बीजेपी और जेडीयू के कुछ लोग निशांत कुमार को रोकने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। ये बड़ी बात जो है कही है, और ये चीज समझ में आ रही है क्योंकि जो अभी तक चीजें चल रही थी वो समझा ये जा रहा था, जो राजनीतिक तमाम विश्लेषक कह रहे थे, सत्ता के गलियारों में जो चर्चा चल रही है वो ये है कि बीजेपी चाहती है कि संजय झा या ललन सिंह के जरिए जो है वो जेडीयू पर कब्जा कर लिया जाए और इस तरीके से और निशांत कुमार को आने से रोका जाए। इस तरीके अब ये चाहती है नहीं चाहती हम नहीं कह सकते इसको, लेकिन जो सत्ता के गलियारों में चर्चाएं हैं वो चर्चाएं इस तरीके की है। इस चर्चाओं को हवा दे रहे हैं अब तेजस्वी यादव, और ये खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के कुछ लोग जो हैं वो मिलकर ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में आने से रोका जाए। जबकि निशांत कुमार ने जो दो बातें कही हैं, उनके दो वक्तव्य आए, हमने उनका वक्तव्य सुनवाया भी था, वो साफ तौर पर एक तो पहले उन्होंने कहा कि जब पहला उनका वक्तव्य आया था कि पिताजी को जो है पिताजी स्वस्थ हैं और उनको आप जितवाइए और मुख्यमंत्री बनाइए, पहले तो सिर्फ इतना आया। उसके बाद तो साफ साफ आया कि एनडीए उनको मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित करे और पार्टी के कार्यकर्ता भी जन जन तक जाकर पिताजी की नीतियों को बताएं। और फिर जब उनसे पूछा गया कि आप राजनीति में आएंगे तो उन्होंने कहा कि ठीक है छोड़िए, इसको समय तक बताएगा, ये जनता दरबार में जाएंगे, जनता के दरबार में जाएंगे, जनता तय करेगी, वही तय करेगी। तो यानी ये जनता, या ये कोई व्यक्ति कह दे कि जनता ही तय करेगी, तो जनता तभी तय करती जब आप राजनीति में आएंगे, और जब आप राजनीति में नहीं आएंगे तो जनता क्या तय करेगी? तो जाहिर सी बात है कि निशांत कुमार ने संकेत दिया कि वो राजनीति में आ रहे हैं और उनका स्वागत भी किया गया, आरजेडी के लोगों की तरफ से भी किया गया और लोगों की तरफ से भी किया गया। शिवानंद तिवारी बिहार के स्टालवर्ट कहे जाते हैं, बहुत पुराने नेता हैं और उनके दोनों से पारिवारिक संबंध है, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव से, और दोनों ही दलों में वो महत्वपूर्ण जगहों पर रहे हैं। आरजेडी में भी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने इसका स्वागत किया कि निशांत कुमार आ रहे हैं, तो ये अच्छा स्वागत है और उनके ऊपर कोई किसी तरीके का दाग नहीं है, तो ये स्वागत किया गया। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने पलटवार किया है अंशिता निशांत कुमार
के जवाब के बात के बाद, और हम लोग दिलीप जायसवाल के द्वारा और जेपी नड्डा जब पहुंचे और 7 मंत्रियों को जिस तरीके से बीजेपी की शपथ दिलाई गई, हम निशांत कुमार का बयान भी एक बार फिर से सुन लेंगे, उस दिन उन्होंने कहा क्या था। लेकिन इससे ये साफ संकेत दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का कोई दबाव इस समय मानने को तैयार नहीं है, और उनको ये साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि हम तो आपके साथ यही करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने कह दिया कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे, इससे बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार को दबाया जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार को दबाया जा सकता है इतना आसान नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर अकेले भी लड़ते हैं तो भी बीजेपी का काम खराब होगा, और हो सकता है कि लड़ाई जो है वो बिहार में महागठबंधन और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बीच हो जाए, बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसक जाए। ये भी परिस्थितियां बन सकती हैं। तो बीजेपी के लोग ये भी आकलन कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर छोड़कर जाते हैं और अलग लड़ते हैं तो उसका क्या नुकसान होगा। लेकिन फिलहाल उनकी कोशिश ये है कि नीतीश को साथ भी रखा जाए और दबा कर रखा जाए। यानी एक जो सवाल लगातार उठ रहा है और अभी हम भी इस पर चर्चा कर रहे हैं अमलेंदु जी, कि आखिर बीजेपी किसी भी तरह से नीतीश कुमार के दबाव में आने को राजी क्यों नहीं है, क्यों उनकी एक भी मांग नहीं मानी गई। लगातार वो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे, नहीं माना गया। उसके बाद वो लगातार ये चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए। उस वक्त तो उनका ये मानना था कि जो विधानसभा चुनाव पिछले हुए उन्हीं के साथ ही चुनाव करा लिया जाए, लोकसभा में ही उनका मन था। लेकिन उसको टालकर आगे बढ़ाया गया कि बाद में जो महाराष्ट्र वगैरह के चुनाव होंगे उसके साथ कराया जा सकता है। फिर लगा कि शायद दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ बिहार में चुनाव हो जाएंगे। लेकिन लगातार उनकी मांगों को दरकिनार किया गया है, और उसके बाद से जो महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया वही अब बिहार में करने की प्लानिंग कर रही है। और नीतीश कुमार जिस चीज को भांप चुके हैं, नीतीश कुमार जिस तरह से दूरी बना रहे हैं, लेकिन उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की गई है। इसने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा कर दिया कि आखिर बीजेपी के पास ऐसा क्या है जो वो नीतीश कुमार को हल्के में ले रही है या किसी भी तरह उनको मनाने की कोशिश नहीं कर रही। तो उसी सवाल का जवाब अभी तेजस्वी यादव की तरफ से आया है कि कहीं ना कहीं जेडीयू के कुछ लोग बीजेपी के संपर्क में हैं, जो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि निशांत कुमार राजनीति में एंट्री करें, और इसीलिए वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और बीजेपी इस बात को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट है कि वो जेडीयू को पूरी तरह खत्म कर देगी, और फिर निशांत कुमार आए राजनीति में या नीतीश कुमार राजनीति में रहे, बीजेपी को इससे कोई खास नुकसान हो नहीं पाएगा। तो यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि एनडीए के अंदर और खासकर बीजेपी और जेडीयू के बीच बहुत ज्यादा टकराव की स्थिति बनी हुई है। चिराग पासवान की अगर बात करें तो वो अभी कहीं ना कहीं शांत मुद्रा में है, लेकिन जीतन राम मांझी की एक रैली की चर्चा लगातार चल रही है जिसमें दलित समागम होने वाला है। और दलित समागम का जिस तरह से जिक्र हो रहा है उसके बाद से माना जा रहा है वो सीधे सीधे चिराग पासवान को चुनौती दे रहे हैं और बीजेपी आलाकमान को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप दलितों की राजनीति को देखते हुए कि किस पर दलितों पर ज्यादा प्रभाव किसका है, अगर आप इसको देखते हुए चिराग पासवान को ज्यादा सीट्स देते हैं तो आप एक बारी इस दलित समागम को देख लीजिए। और कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस रैली को देखा जा रहा है। अब इसका असर क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जीतन राम मांझी पर इस समय सभी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि वो क्या कहेंगे, किस तरह से अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। क्योंकि पिछले दिनों लगातार उनके बयान जब आए उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस्तीफा दे देंगे वो अपने पद से। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने अपना बयान बदल दिया, कुछ देर बाद उन पर यह दबाव बना दिया गया कि आपको बयान पलटना है, तो फिर उसके बाद उन्होंने एक लंबी चौड़ी कहानी बताई, लेकिन जो उन्हें कहना था वो कह गए थे। यानी बिहार में चुनाव है इस साल के आखिर में और बीजेपी सभी सहयोगियों को मनाने के बजाय उन्हें दूर कर रही है। अब बीजेपी के इसके पीछे क्या रणनीति है ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर बीजेपी जो लोकसभा चुनाव है जिसने छोटे छोटे जाने कितने दलों को एक साथ लाकर चुनाव लड़ा, या हम यूपी की बात करें तो छोटे छोटे कितने ही दलों को लाकर चुनावी मैदान में उतरी। लेकिन यहां पर देखने वाली बात है कि बिहार जब चुनाव होने वाला है वहां अपने सहयोगियों को नाराज कर रही है। हाँ बिल्कुल नाराज कर रहे हैं। और जो दलितों का मसला आपने उठाया कि दलित मतदाता किधर जाएगा और जीतन राम मांझी क्यों नाराज हैं, इस बीच एक बड़ी खबर अंशिता ये आ रही है कि राहुल गांधी ने भी एक दलितों के अधिकारों को लेकर एक बड़ा हमला मोदी जी पर बोला है, मोदी सरकार पर बोला है। और अभी उन्होंने एक ट्वीट किया है कि किस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष का पद जो है वो 2 साल से खाली पड़ा हुआ है। आप चाहें तो बता सकती हैं, बिल्कुल अभी ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने लिखा है कि भाजपा सरकार की दलित विरोधी मानसिकता का एक और सबूत देखिए। दलितों के अधिकारों की रक्षा करने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को जानबूझकर उपेक्षित कर दिया गया है। इसके 2 अहम पद पिछले 1 साल से खाली पड़े हैं। यह आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसे कमजोर करना दलितों के संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों पर सीधा हमला है। आयोग नहीं तो सरकार में दलितों की आवाज कौन सुनेगा, उनकी शिकायतों पर कार्रवाई कौन करेगा। प्रधानमंत्री जी जल्द से जल्द आयोग के सभी पद भरे जाने चाहिए ताकि ये दलितों के हकों और अधिकारों की रक्षा
करने की अपनी जिम्मेदारी प्रभावी रूप से निभा सकें। यानी लगातार राहुल गांधी दलितों की, पिछड़े समाज की या मुस्लिम समुदाय के लोगों की आवाज बन रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं। आप देख रहे हैं लगातार एक कांग्रेस की तरफ से संविधान सम्मान सम्मेलन किया जा रहा है पूरे देश भर में, और ऐसे में राहुल गांधी ने जिस तरह से दलितों की आवाज पहले भी उठाई थी, लोकसभा चुनाव में भी उठाई थी, और अब बिहार चुनाव से पहले भी एक बार फिर राहुल गांधी जिस तरह से दलितों की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक करारा झटका लग सकता है, क्योंकि वहां पर भी एक अच्छी खासी आबादी है दलितों की। और इसी वजह से नीतीश कुमार दूरी भी बना रहे हैं बीजेपी से, जब से अमित शाह ने राज्यसभा के अंदर आंबेडकर को लेकर वो विवादित टिप्पणी की है। एक बड़ी वजह यह भी है क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि अमित शाह के उस बयान की वजह से बीजेपी को नुकसान जितना होगा उससे ज्यादा जेडीयू को भी नुकसान हो सकता है अगर वो बीजेपी के साथ ही रहती है। तो ये बड़ी चीजें यहां देखने को मिल रही हैं। और यहां पर अभी बिहार पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन बिहार के अलावा बंगाल में भी बहुत कुछ घट रहा है अमलेंदु जी। जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक बड़ा खुलासा किया है कि कैसे बीजेपी वोटिंग में धांधली करती है, कैसे बीजेपी प्लानिंग करती है और कैसे वो चुनाव जीतती है। लेकिन इन सब के अलावा अभिषेक बनर्जी को लेकर जो दावे लगातार किए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से कि वो अब एक अलग पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं या अंदर खाने फूट चल रही है, अंदर खाने चीजें ठीक नहीं है, इस पर अभिषेक बनर्जी ने भी एक बड़ा खुलासा कर दिया है। बीजेपी के उन तमाम आरोपों को लेकर बड़ी बात कह दी है। तो क्या कुछ अपडेट है अमलेंदु जी आपके पास, ये पूरे घटनाक्रम में क्या चल रहा है इस वक्त बिहार में? देखिए, बिहार में जो चल रहा है वो तो इस पर हम लोगों ने काफी चर्चा की बिहार में, और नीतीश कुमार किस तरीके से घिरे हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं और अपने बेटे को आगे करना चाहते हैं, और उन्हीं की पार्टी के अंदर किस तरीके से उनके बेटे के खिलाफ अब षड्यंत्र शुरू हो गए। ये तेजस्वी यादव का कहना है कि उनके बेटे के खिलाफ ही जेडीयू और बीजेपी के लोग मिलकर अब षड्यंत्र कर रहे हैं। तो अब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये तो वो जाने, उनका काम जाने, क्या कर रहे हैं उनको खुद देखना होगा। लेकिन ये चीजें अब सतह पर आने लगी हैं, क्योंकि निशांत कुमार की जैसे ही एंट्री होती है इस रंगमंच पर, बिहार का जो रंगमंच है बिहार का, तो उस पर जैसे ही उनकी एंट्री होती है और तुरंत जो चीजें शुरू हो जाती हैं, इसका मतलब बीजेपी जो है वो किस तरीके से जनता दल यू को नुकसान पहुंचाना चाहती है, और ये चीजें समझ में आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से जनता दल यू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसी तरीके से अब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश। अब ये इत्तेफाक, इसे आप समझ सकते हैं कि इस साल के आखिर में बिहार में चुनाव है और उसके बाद बंगाल में चुनाव है, यानी पहले बिहार और उसके बाद बंगाल की रणनीति अभी से बनाने की कोशिश कर दी है, बीजेपी ने शुरू कर दी है। बिल्कुल, अभी से इसकी रणनीति बनाना शुरू कर दी, और ये क्या रणनीति है इसको अभिषेक बनर्जी ने भी पकड़ लिया है और ममता बनर्जी ने भी पकड़ा है, और दो स्तर पर यह रणनीति चल रही है। ये खुलकर सामने आया। एक तो कल ममता बनर्जी ने अपने जो पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक थी उसमें कहा कि उनके पास सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में किया, उसी तरीके से यहां जो है मतदाता सूचियों में गड़बड़ की जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों से यहां मतदाता बनाए जा रहे हैं और यहां के मतदाता जो डिलीट किए जा रहे हैं, और यह भी उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी मतलब शातिराना ढंग से खेल किया जा रहा है कि एपिक नंबर नहीं बदले जा रहे हैं, एपिक नंबर वही रह रहे हैं, मतदाता का नाम और पता जो है वो चेंज किया जा रहा है इस तरीके से। और एक कंपनी का बाकायदा उन्होंने नाम लिया कि एसोसिएशन फॉर बिलियन माइंड्स नाम की एजेंसी को जो है वो बंगाल में भेजा गया है बीजेपी की तरफ से, और वो ये काम कर रही है। सारा काम ऑनलाइन चल रहा है। उन्होंने साफ तौर पर धमकी दी कि हम इसको रोकेंगे और हम चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने जाकर धरना देंगे। ये भी ऐलान उन्होंने कर दिया है। यानी यहां पर मैं ये देख सकती हूं कि जिस तरह से आपको याद होगा महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर सवाल उठे कि कहीं ना कहीं कुछ ही घंटों में जो पद है उसे सील कर दिया था और एकदम से वोटिंग प्रतिशत अपडेट हुआ था। लेकिन इसके बाद जब दिल्ली के चुनाव नतीजे आए, उससे ठीक एक दिन पहले संजय राउत ने एक बड़ा खुलासा किया था अमलेंदु जी, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि बीजेपी ने एक कुछ लोग हैं उसके जो वो इधर से उधर फ्लोट करती रहती है, जिस राज्य में चुनाव होता है वो उस राज्य में उन लोगों को भेज देती है और वो वहां चुनाव डालते हैं, और इसकी पूरी प्रक्रिया बहुत ही शातिराना तरीके से फॉलो की जाती है। किसी भी तरह से किसी को कोई भी शक नहीं होता है। उनके वोटर ID जी मौजूद है और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
तो अभी इस वक्त बिहार पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। लगातार बिहार से एक के बाद एक ऐसे खबरें निकल कर आ रही हैं, ऐसे घटनाक्रम वहां तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक के बाद एक ऐसे बयान आ रहे हैं जिसने सियासत को गर्मा दिया। और अब इन सब के बीच में दिलीप जायसवाल, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले अपने एक राज्य मंत्री के जो पद है उससे इस्तीफा दिया था और ये कहते हुए इस्तीफा दिया था कि वो एक पद एक व्यक्ति वाली जो पॉलिसी है पार्टी की, उसके चलते उनको ये इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन अंदर खाने से खबरें ये आई थी कि क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री कह दिया था, इसके चलते कहीं ना कहीं जेपी नड्डा और बीजेपी आलाकमान के दबाव में उनको ये इस्तीफा देना पड़ा। यानी नीतीश कुमार को साधने के लिए दिलीप जायसवाल से इस्तीफा लिया गया है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार भी किया गया था, तमाम तरह की चीजें थी। लेकिन अब एक बार फिर दिलीप जायसवाल ने अपने एक बयान से सियासत को गरमा दिया है। एक बार फिर उन्होंने अमित शाह की वही बात दोहरा दी है जिससे बवाल मचा हुआ है बिहार में, जिसके बाद से अटकलें तेज हैं कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं और नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। इन तमाम खबरों के बीच में निशांत कुमार की राजनीति में एक तरह से एंट्री हो गई है। हालांकि खुलकर नहीं हुई, अभी तक उन्होंने कोई सदस्यता नहीं ली है, लेकिन वो जिस तरह से एक के बाद एक बयान दे रहे हैं उससे यह साफ हो गया है कि वो जल्द ही जेडीयू के चुनाव चिन्ह पर हो सकता है इस बार चुनावी मैदान में भी उतर जाएं, यानी अब सदस्यता लेंगे और उसके बाद वो इस बार इलेक्शन लड़ सकते हैं, ऐसा ये तय माना जा रहा है। लेकिन जहां एक तरफ ये खबरें चल रही थी कि नीतीश कुमार को साधने की कोशिश की गई जिसके चलते दिलीप जायसवाल से इस्तीफा लिया गया, वहीं अब दिलीप जायसवाल के ताजा बयान ने उन तमाम अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। एक बार फिर साफ कर दिया है कि बीजेपी एक अलग ही रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि दिलीप जायसवाल ने साफ कह दिया है कि सीएम के जो चुनाव होगा वो बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में ही लिया जाएगा। और जबकि एक बात और कह दी है उन्होंने कि नेतृत्व में नीतीश कुमार के ही चुनाव लड़ा जाएगा और जब चुनाव हो जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे, तब सभी पार्टियां मिलकर यह तय करेंगी कि सीएम किसे बनाने, यानी कि पूरी तरह महाराष्ट्र मॉडल को यहां पर लागू करने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और क्या कुछ अपडेट है अमलेंदु जी, आपके पास आना चाहूंगी, ये कैसे एकदम से मतलब क्या चल रहा है बीजेपी के अंदर, किस तरह से ये घटनाक्रम देखने को जो मिल रहा है कि बीजेपी कहीं भी झुकती हुई दिखाई नहीं दे रही है बल्कि अपने सहयोगियों पर दबाव बना रही है, तो इसका क्या असर हो सकता है? हाँ, देखिए, इसका असर सीधा सीधा ये है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच अब जंग जो है वो एक तरीके से खुली जंग शुरू हो चुकी है और आमने सामने दोनों आना शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार जिस तरीके से वक्तव्य दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया था और बताया जाता है कि इस्तीफा लिखना भी उनको नहीं आया था, उसकी भाषा को लेकर भी काफी ज्यादा दिक्कतें थी और डॉक्टर भी हैं वो, तो एक ऐसे डॉक्टर हैं, तो उनके जो वक्तव्य आ रहे हैं वो अब साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं और इसकी परिणति अब किस रूप में होती है ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल जो है ये बातें साफ नजर आ रही हैं कि दोनों के बीच में तलवारें खिंच चुकी हैं और अब सार्वजनिक तौर पर बयान दिए जा रहे हैं। निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भाई एनडीए जो है वो उनके पिताजी को जो है घोषित करे मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी, की सरकार बनेगी तो उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन दिलीप जायसवाल जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव तो लड़ा जाएगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा सरकार बनने पर यह भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल तय करेगा। और यही बात अमित शाह ने कही थी कि पार्टी की पार्लियामेंट्री कमेटी तय करेगी। और अंशतः आपको याद होगा कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस का यही वक्तव्य जो था वो था एकनाथ शिंदे को लेकर, और ये कहा था कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा तो यहाँ सामने बैठा है और कौन बनेगा मुख्यमंत्री तो वो सरकार बनने के बाद पार्टी की पार्लियामेंट्री कमेटी तय करेगी। और पार्टी की पार्लियामेंट्री कमेटी ने देवेंद्र फडणवीस का नाम तय कर लिया था। तो यानी भारतीय जनता पार्टी ये तय कर चुकी है कि नीतीश कुमार को किसी भी हाल में मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। अगर सरकार बन भी जाती है, जब तक चल रही है सरकार तब तक चल रही है, यानी हार जीत का जो भी फैसला होगा वो मत्थे तो मरा जाएगा नीतीश कुमार के, लेकिन अगर सरकार बनती है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही सरकार में मतलब अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। और ये एक तरीके से